We will be reading the NCRT of all the disorders that are there in human physiology unit, starting from the breathing chapter till the hormones. We will be covering all the disorders so that we have all these NCRT clippings in one space from where we can revise it. Because अगर आपको पता है in every test अगर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं तो उनके डिसऑर्डर्स भी पूछे जाते हैं and their probability to be asked in CUET or NEET exams is very high. So let's get started from the breathing chapter. So in breathing chapter, there are basically three types of disorders that they have mentioned. The first one being asthma, and asthma is basically difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. So आपने कभी ना किसी asthma patient को देखा ही होगा because ये कितना मतलब हर किसी को बहुत किसी ना किसी की फैमिली में किसी को होता ही है. सो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी जस्ट अ मिनट लेट मी टेक अ पेन. तो जो उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती है ना तो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से उनकी सांस देखा होगा वो मतलब एक अजीब सी व्हीजिंग सी साउंड आती है. सो दैट इज एस्मा जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की. द सेकेंड वन इज emphysema which is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to respiratory surface is decreased. So इसमें क्या होता है कि जो एम्फाइसीमा में प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है. तो इसमें जो एल्वेलाई की वॉल है ये डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से जो पूरा लंग है उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस है जिससे कि वो एक्सचेंज होता है फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई एल्वेलाई की वॉल. तो वो वाली चीज कम हो जाती है तो उनकी एक तरीके से जो इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सरफेस है वो घट जाती है एम्फाइसीमा में. एंड या वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग. See, all you have to do is कि एक बार इसको पढ़ के जाओ. So you will know the exact key terms जैसे wheezing, inflammation of bronchi and bronchioles मतलब asthma. Emphysema यानी कि chronic disorder है. इसको ध्यान से देखना. क्वेश्चन में acute लिखा होगा you have to cross it. ये chronic यानी लंबे समय तक चलता है. और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि एल्वेलियर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है. थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ये किसी के ऑक्यूपेशन है प्रोफेशन से रिलेटेड है. सो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन. Long exposures can give rise to inflammation leading to fibrosis, which is proliferation of the fibrous tissues and thus causing a serious lung damage. Worker in such industries should wear protective masks. Now coming to the blood chapter. सो ब्लड चैप्टर में भी हमारे 1, 2, 3, 4 तो बेसिकली 4 डिसऑर्डर्स है. बट अभी आप इसमें देखोगे कि इसमें भी कई टर्म्स डिफाइंड है जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह. उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको वो एग्जाम में याद रहेगा जब वो क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर उन्होंने मेंशन किया वो है हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं. और ये भी इतना पॉपुलर है कि आपके आसपास किसी ना किसी को तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती होगी. So hypertension is a term for blood pressure that is higher than the normal, which is 120/80. In this measurement, 120 millimeters of mercury pressure, mmHg की फुल फॉर्म याद रखना है. इसका मतलब होता है मिलीमीटर, ये आपको पता है, ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर. आपको पता होगा जो मर्क्यूरी मीटर होता है उसमें पारा ऊपर को चढ़ता है तो वो मिलीमीटर्स में मतलब हम मेजर करते हैं. तो ये वही मीनिंग है. 120 mmHg any millimeters of mercury pressure is the systolic pressure or the pumping pressure, and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. I hope आपने चैप्टर एक बार पढ़ा होगा. फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसे ये अगर ये आपका हार्ट है तो जो ऊपर वाले 2 चेम्बर होते हैं एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल. तो पंपिंग में क्या होता है जब वो एट्रियल सिस्टोल आता है तो सबसे पहले जो एट्रिया होता है ना ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं अंदर की तरफ. तो इसका प्रेशर ना ओवरऑल ज्यादा होता है बॉडी में. तो ये 120 mmHg होता है. और बाकी जो वेंट्रिकल प्रेशर होता है जो कि डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है जिसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, 140/90 or higher, it shows hypertension.
High blood pressure leads to heart diseases, which also affects vital organs like brain और kidney. ठीक है, ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम में, ये सिंपली लिख दिया जाता है कि डैश लीड्स टू हार्ट डिसीजेस या फिर एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी. तो आपको याद रखना है ये हाई ब्लड प्रेशर में ये ब्रेन और किडनी को भी डैमेज करता है इन लॉन्ग रन. द सेकेंड वन इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD इन शॉर्ट, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं. सो which affects the vessel supply that supply the blood to the heart muscle. It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue, which makes the lumen of the arteries narrower. तो इसमें होता क्या है, जो ये आपका आर्थीरोस्क्लेरोसिस है, कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें कुछ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम वगैरह सब डिपॉजिट हो जाता है और फाइब्रस टिश्यू भी. तो इससे जो आपका ब्लड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आती है और वो उतने अच्छे से मतलब हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी नैरोअर हो जाती हैं. तीसरा है एंजाइना. So angina is also called as angina pectoris. A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among middle-aged and elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow. तो इसमें आपको जो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं वो यही है कि एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है. एक्यूट मतलब छोटी ड्यूरेशन के लिए चेस्ट में पेन होता है जब हमारे हार्ट मसल्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है, और ये ज्यादातर मिडिल एज और एल्डरली मेन में देखा जाता है. अब ये आपका जो चौथा डिसऑर्डर दिया है वो है हार्ट फेलियर. सो हार्ट फेलियर मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called as congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptoms of the disease. Heart failure is not same as the cardiac arrest when the heart stops beating or the heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. अब देखो यहाँ पे ना 3 टर्म्स दिए हुए हैं. एक तो आपका हार्ट फेलियर ही दिया है, उसके बाद एक डिफरेंशिएट किया गया है इसको कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये तीनों चीजें अलग अलग है. अब आप इसको देखो कैसे याद रखना. अब फेलियर क्या होता है किसी अपनी लाइफ में, कि जब हम कोई काम मतलब हमारा फेलियर है ना तो हम उसको अच्छे से नहीं कर पाए. इसलिए याद रखो कि जब आपकी बॉडी में आपका हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि वो ढंग से ब्लड को उतना इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो पाए, तो वो हार्ट का फेलियर है. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट. और इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी का हार्ट फेलियर होता है ना तो उसके लंग्स में ना उसमें कंजेशन आ जाता है. ये मेन सिम्टम है डिसीज का. कार्डियक अरेस्ट, अब तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया, अब उसने काम करना ही बंद कर दिया, उसके हार्ट ने स्टॉप कर दिया बिल्कुल ब्रीथ करना. फेलियर के क्या उसमें क्या था, वो कर रहा था पर वो उतना नहीं कर रहा था कि पूरी बॉडी की नीड्स को वो मीट कर पाए. फिर है हार्ट अटैक. अब देखो अटैक अगर आप पे कोई करता है, जैसे 2 कंट्रीज लड़ती है तो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के जो देश में जो भी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट आ रहा है उसकी सप्लाई रोक देते हैं. तो यही होता है कि जब आपका हार्ट अटैक होता है तो आपका हार्ट मसल को ऐसे डैमेज कर देते हैं कि ब्लड की सप्लाई इनएडिक्वेट होती है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई में कमी है. तो ऐसे याद रखो, हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट का फेलियर, तो उसमें वही इतना ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है कि बॉडी की नीड्स मीट कर पाए. कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो गया, सब खत्म, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. एंड हार्ट अटैक का मतलब कि आपका हार्ट मसल को डैमेज कर दिया गया है और आपकी ब्लड सप्लाई उतनी एडिक्वेट मतलब नहीं है, कम पड़ रही है. दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. Now this is from excretion chapter. So excretion chapter में आपका सबसे पहले तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बताया है. आप देखना इस चैप्टर में आप 2 डिसीजेस पढ़ोगे. एक तो डायबिटीज मेलाइटिस जिसे शुगर भी कहते हैं. आप शुगर क्यों कहते हैं आप यहीं से समझ जाओगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी. एक है डायबिटीज इंसिपिडिस. सो मेलाइटिस की अगर हम बात करें, मेलाइटिस जैसे मेरी मम्मा को शुगर है, डायबिटीज है, तो मैंने तो ऐसा रखा एम मेरी मम्मी को है और मेलाइटिस मतलब यही वाली जिसमें ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया आपको यूरिन में मिलती है.
तो अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो एक्सक्रीशन में इस लाइन में यही बताया कि जो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. फॉर एग्जाम्पल, presence of glucose, which is glycosuria, and ketone bodies, which is ketonuria in urine, are indicative of diabetes mellitus. तो ऑब्वियसली ये ग्लूकोज मतलब मीठा मीठा होता है, तो शुगर पेशेंट्स में ये चीजें आप डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में आपको ग्लाइकोज मतलब कीटोन बॉडीज और ग्लाइकोज की प्रेजेंस मिलती है इन यूरिन. आप उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इस सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं. एक जिसमें से एक है आपका यूरीमिया. सो पढ़ते हैं. Malfunctions of kidney can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia, which is highly harmful and may lead to a kidney failure. तो यूरिया में accumulation होता है यूरिया का इन ब्लड. वो तो नाम से ही पता चला है, यूरीमिया मतलब accumulation हो रहा है यूरिया का ब्लड में. In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. During the process of hemodialysis, वैसे ये यहाँ पे process बताया गया है, and as I said इस वीडियो में हम खुद को लिमिट करेंगे to just reading the disorders. तो अगर आपको हेमोडायलिसिस के बारे में जानना है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, then you can check out the other video. Kidney transplantation. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failures, which is a kidney failure. A functioning kidney is used in transportation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such complicated techniques. तो इन्होंने इस लाइन में यही बताया कि जो किडनी फेलियर होता है या जिसे रीनल फेलियर्स भी कहते हैं, अक्यूट रीनल फेलियर, तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है. और टेम्पररी सोल्यूशन बेसिकली आपका हीमोडायलिसिस होता है, जहां पे आपने देखा होगा कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो डायलिसिस करवाते हैं. बट द परमानेंट सोल्यूशन इज कि आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराओ, विच इज एक्सपेंसिव, एज वेल एज आपको किसी क्लोज रिलेटिव का ऑर्गन ही डोनेशन प्रेफर किया जाता है ताकि आपका वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, जो कि आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस उसमें भी हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या कौन सी इम्यूनिटी होती है. लाइक देयर आर टू इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल. उसको वहीं पढ़ेंगे. लेट्स कम बैक टू द सेकेंड डिसऑर्डर विच इज रीनल कैल्कुलाई. सो रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स जैसे कि ऑक्सलेट्स आर फॉर्म विद इन द किडनी. अब देखो इसे ऐसा देखो, रीनल कैल्कुलाई थोड़ा कैल्शियम जैसा लग रहा है, तो जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स है जैसे कि ऑक्सलेट्स हो गए कैल्शियम वगैरह के, तो वो ये मतलब पथरी बन जाती है पेट में ऐसे, तो उसी को रीनल कैल्कुलाई कहते हैं. और फिर दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो नेम से ही सजेशन आपको मिल रहा है. देखो राइटिस का ये जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन के लिए ही. तो जो ग्लोमेरुलाई है, आपको आई गेस पता होगा कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, एंड आई थिंक यू शुड नो कि जो ये नेफ्रॉन होता है इसमें जो ये गुच्छा होता है आगे से ग्लोमेरुलाई कहते हैं. तो इसकी इन्फ्लेमेशन को ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं. अब हम आ गए हैं लोकोमोशन चैप्टर पे. इसकी पता नहीं क्यों काफी लोगों को इसकी डिसीजेस को याद रखने में इश्यू होता है, बट आई थिंक अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, ध्यान से सुन लेते हो, यू गोना रिमेम्बर इट. द फर्स्ट इज माइस्थीनिया ग्रेविस. So, myasthenia gravis is first of all a autoimmune disorder which affects the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles. सबसे पहले तो ये कीवर्ड याद रखो कि मायास्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, मतलब जहां न्यूरॉन्स और मसल्स कनेक्ट होते हैं. अब देखो जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीक होगा तो ऑब्वियसली आपके जो स्केलेटल मसल्स होंगे उसमें आपको फटीग और उनको कमजोर हो जाएंगे, उसमें पैरालिसिस वगैरह देखने को मिलेगी. द सेकेंड वन इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसके लिए आपको याद रखना है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. तो इसमें भी स्केलेटल मसल का ही डिजनरेशन हो रहा है. दोनों में जेनेटिक मतलब दोनों में ही स्केलेटल मसल से रिलेटेड दिक्कत है, बट ये एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर है. ऐसे याद रखो कि
कैसे याद रख सकते हो? वैसे मैंने तो इसे ऐसे याद रखा है कि सीक्वेंस में जो माइस्थीनिया ग्रेविस एनसीईआरटी में, उसमें ऊपर वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, एक और नाम है जो इसके बिल्कुल सिमिलर है, वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, आई थिंक दिस इज द नेम। तो ये चैप्टर 12th में जो पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे है। तो ये एक ऑटोनोम मतलब ऑटोनोमल डोमिनेंट करके डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द थर्ड डिसऑर्डर विच इज टिटनी। तो टिटनी में क्या होता है? रैपिड स्पैजम्स और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड। सो लो, याद रखना, ये लो कैल्शियम की वजह से बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल में, स्पैजम्स जिसको हम वर्ड यूज करते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को हम टिटनी कहते हैं। अब अर्थराइटिस, अब मैंने बोला ना, राइटिस का मतलब भी होता है इन्फ्लेशन, और आर्थो मतलब आर्थो यानी कि जॉइंट्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स में हम अर्थराइटिस कहते हैं। फिर है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस। सो इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज ऑफ बोन मास and increased chances of fractures. Decreased level of estrogen is the common cause. तो osteoporosis में क्या होता है कि आपका जो बोन होता है उसमें कुछ पोर्स वगैरह आ जाते हैं। ओस्टियो यानी कि बोन, और पोरोसिस मतलब उसमें कुछ पोर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ओवरऑल जो बोन मास है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ज्यादातर ये वुमेन्स में होता है, क्योंकि जैसे वो एज करती है ना, तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल घट जाते हैं। तो ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। आई एम टेलिंग यू दिस लिटिल लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जा सकते हैं अगर वो अच्छे से कोरिलेट कर देते हैं चीजों को। ये वो कॉमन सेंस के अंडर आएगा, ना कि कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर। फिर है ये आपका गाउट। तो गाउट में भी क्या होता है कि आपके जॉइंट्स का ही इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब अर्थराइटिस में सिर्फ इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एंड, ये आपको थोड़ा सा फोकस के साथ एक बार देख लेना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट चैप्टर विच इज हॉर्मोन्स चैप्टर। इसमें डिसऑर्डर्स के लिए एक सेक्शन अलग से नहीं बताया, बाकी आपने देखा होगा कि न्यूरल चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है। पहले जब वो ईयर और आई वाला पार्ट रहता था, तो उसमें आई में जैसे कि माइटोपिया और ये सब प्रॉब्लम्स रहती थी, बट अब अब कोई नहीं है, वो पार्ट हट चुका है, तो उसमें कोई डिसीज नहीं है। और हॉर्मोन्स में भी जो डिसीजेस हैं वो इन द चैप्टर अलग अलग जगह पे दी गई हैं, अलग से मतलब नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। और इसमें भी ना, अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन stimulates abnormal growth of body leading to gigantism, and low secretion of growth hormone results in stunted growth resulting in pituitary dwarfism. सिंपल है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो लोगों की abnormal ग्रोथ हो जाती है, वो बहुत ही एकदम बिल्कुल जायंट बन जाते हैं। तो जायंटिज्म और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, डॉर्फ को पता ही होगा, जो लोग थोड़े से बौने होते हैं, इनकी हाइट कम होती है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड यानी कि रुक जाती है। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट जो किया है वो ब्लू कलर ओवर सिक्रीशन के लिए किया है। ये पैटर्न मैंने आगे भी ऐसे ही हाईलाइट किया है। और जो ये येलो है थोड़ा सा वीक, ये लो सिक्रीशन वाली चीजों के लिए किया है ताकि आपकी विजुअल मेमोरी में चीजें पड़े। तो अब यहाँ पे ये मेन तो डिसीज का नेम दे रखा है कि जो एक्सेस सिक्रीशन है ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स स्पेशली इन मिडल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगाली, which may lead to serious complications and premature death if unchecked. The disease is hard to diagnose in the early stages and often goes undetected for many years until the changes in the external features become noticeable. तो एक्रोमेगाली में क्या होता है, सबसे पहले तो अबनॉर्मल सी ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, एडल्ट में जो चेहरा होता है उसमें डिसफिगरमेंट होती है, मतलब वो अजीब से तरीके से ग्रो करता है, स्पेशली लोगों का फेस इन एक्रोमेगाली।
जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के लिए लीड कर सकता है या फिर प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर उस पे ध्यान ना दिया जाए। डिसीज़ देखो डायग्नोज तो नहीं हो पाती है अर्ली स्टेज में, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ चलो बच्चा बढ़ रहा है, पर जब तक एक्सटर्नल फीचर्स बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं लगने लगते कि अरे ये तो बहुत बड़ा-बड़ा मुँह है अजीब-सा, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि ये डिसीज़ है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। और यही मैं आपको बता रही थी ना डायबिटीज़ इंसिपिडिस, तो इसमें क्या होता है अगर आप खैर रीअब्ज़ॉर्प्शन का मैकेनिज़्म पता है, रीअब्ज़ॉर्प्शन और सिक्रीशन का, वो जो पूरा हम पढ़ते हैं इन द नेफ्रॉन, तो उसमें जो ये डीसीटी वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपका एडीएच एक्ट करता है और पानी को फिर से रीअब्ज़ॉर्ब करता है। आपको पता है हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट आई गेस पर डे 180, या नॉट गेस एक्चुअली 180 लीटर पर डे आपका जो यूरिन है वो तरीके से एज अ फिल्ट्रेट इसमें जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन लाइक 99% वापस नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर लेता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। तभी आपकी जो यूरिन है वो सिर्फ 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे, इतनी ही आप यूरिन एक्सक्रीट करते हो। तो वही बात है, तो यहीं पे जो आपका डीसीटी होता है वहां पे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करता है। और इसी में अगर कोई दिक्कत हो जाए ना, जैसे कि द इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडिस। तो यही दिक्कत है, एडीएच जब सिंथेसाइज नहीं हो पाता है या फिर वो रिलीज नहीं हो पाता है तो आपकी बॉडी में पानी नहीं रुक पाता, वो पानी सारा का सारा थ्रू वॉशरूम सब निकल जाएगा और आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अनदर डिसीज इज फ्रॉम द थायराइड हार्मोन, उसके अंदर ये पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले है आपका गोइटर, जो कि होता है टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट विच रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब ये होता है कम, मतलब आपकी बॉडी में जब आयोडीन की डिफिशियंसी या थायराइड हार्मोन, तो इससे होता क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन causes defective development and maturation of the growing baby, leading to stunted growth, which is cretinism, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf mutism. In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. अब इसके देखो क्या प्रॉब्लम है, जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो आपके उसमें थायराइड जो हॉर्मोन्स है वो उतने बन नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको मतलब देखा होगा लोगों के गोइटर में क्या होता है कि उनके गला ऐसे देखो को सूज जाता है, वो कुछ एक पीच कलर का अपने गले में भी बांधते हैं, क्योंकि अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में दिक्कत क्या होती है, अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी आ रही है, तो जो उनका बच्चा होता है उसकी मैच्योरेशन डेवलपमेंट में दिक्कत होती है। सबसे पहले कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी रुकी होती है, जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होती है ना, उसकी मेंटली भी उसका आईक्यू वगैरह घट जाता है, उसकी स्किन भी अबनॉर्मल होती है और उसे डेफ म्यूटिज्म यानी कि गूंगा बहरा होने की भी संभावना होती है। और अगर कोई अडल्ट वुमेन है उसमें अगर थायराइड की कमी आ जाए तो जो उनकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ढंग से नहीं होती और इरेगुलर बन जाती है। तो ये तो क्या हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब आपका थायराइड कम निकल रहा है। अब जो अदरवाइज केस है जहां पे आपका ज्यादा वो सिक्रीट होगा, अब देखो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट of the nodules in the thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high levels, leading to the condition called hyperthyroidism, which adversely affects to the body physiology. तो अगर आपके थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए तो या फिर उसमें कोई नोड्यूल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। देखो कोई भी चीज अपनी नॉर्मल स्टेट में ठीक होती है, ना ज्यादा ना कम, कम ज्यादा में वो दिक्कत करती है। तो जब हाइपर थायराइडिज्म होता है, जब बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, तो उसको हम एक्सोथैलेमिक गोइटर कहते हैं। उसमें भी देखो सूज ही जाता है गला, इसमें भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। और पर इसके साथ ना और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि प्रोट्रूशंस ऑफ द आई बॉल, मतलब आंखें बिल्कुल बाहर निकल आती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, अब देखो थायराइड हार्मोन का काम ही होता है कि वो आपको पता है ये जो बीएमआर होता है, मेटाबॉलिक रेट,
तो इसमें इसका डायरेक्ट रोल होता है और बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये, मतलब डायरेक्ट रोल होता है एक तरीके से इसका। तो ये इसको भी बढ़ा देता है और वेट लॉस भी इंसान का होने लगता है और इसको हम ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेव्स बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। सो ये आपको याद रखना है कि एक्सोथैलेमिक गोइटर पहले तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, जो सिंपल गोइटर है वो कमी की वजह से होता है जो कि हाइपो है। बाकी ये सिम्टम्स को ध्यान रखना रहेगा। और किस वजह से होता है ये हाइपरथायराइडिज्म? नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में या फिर आपको कैंसर हो जाता है। अब ये एक आपकी दो डिसीजेस और बची हुई हैं। एक है ये एडिसन डिसीज जो कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड वाले पोर्शन में की गई है। तो एड्रिनल ग्लैंड अगर आपको पता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक होता है मेडुला वाला पार्ट। तो एडिसन डिसीज में क्या होता है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और ये स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, आपको पता है उससे तीन कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं अगर उनकी कमी हो जाती है तो वो एक एक्यूट वीकनेस और फटीग मतलब इंसान को फील होता है, जिसी को हम एडिसन्स डिसीज कहते हैं, और इंसान थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ठीक है, थका थका सा। तो आई फील यू कैन रिमेम्बर इट। बाकी जो ये एड्रिनल ग्लैंड की अगर यू वांट टू नो द डिटेल्स कि कहाँ से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, यू कैन वॉच दिस वीडियो लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन और द आई बटन। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका दे रखा है पैनक्रियाज वाले पोर्शन में। सो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड शुगर, उसमें जब बहुत सारी शुगर इकट्ठा हो जाती है तो इट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। अब होता क्या है कि ब्लड में तो आपकी बहुत ज्यादा ग्लूकोज होती है पर वो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जो सारा ग्लूकोज है ये यूरिन की तरह और कीटोन बॉडीज की फॉर्म में आपकी उससे निकलता है यूरिन के थ्रू। ये भी हमने थोड़ा टाइम पहले एक्सक्रीशन में भी पढ़ा था। तो ये प्रॉब्लम होती है और इसी को हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। So yeah, these were all the disorders that are mentioned in NCERT। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। You can join it from there जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। If you have any questions or in case you feel I missed out on any disorder in human physiology, let me know in the comment sections। And again, thank you so much